हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको कुछ क्यूएक्यूसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, कुछ मेथोडोलॉजी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको पूरा अच्छे से सीखना है तो डेफिनेटली मेरा पूरा कोर्स का सिलेबस है। आप इस पूरा सिलेबस को चेक करिए। पूरा सिलेबस हम अपने कोर्स में कवर करते हैं, जो लगभग 25 आवर्स का 25 आवर्स का लेक्चर है। इफ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली आप मेरे सिविल ब्रेन्स का आपको डाउनलोड करिए। और यहाँ पे सारे कोर्सेज के ऊपर हमने 45% का ऑफ रखा है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 days। एंड अगर आपको सब कुछ सीखना है एक ही कोर्स में, साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस, बीओक्यू, रेट एनालिसिस, एमएस प्रोजेक्ट प्राइमरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, डेफिनेटली इस वाले कोर्स में एनरोल करिए। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा विद लाइफ टाइम एक्सेस। एंड ये कोर्स इंस्टेड ऑफ 15,000 फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 days, ये आपको 8,300 रुपये में मिल जाएगा विद लाइफ टाइम एक्सेस। तो इस वाले कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा विच यू वांट टू लर्न एंड अपग्रेड योर नॉलेज। सो विल स्टार्ट विद द लेक्चर नाउ। या फर्स्ट इज मैं आपको कुछ मेथोडोलॉजीज एक्सप्लेन करूंगा फॉर द एक्सकवेशन। जब भी आप साइट पे एक्सकवेशन करोगे ना, देखो छोटे मोटे साइट पे इट्स नॉट नीडेड। जब आप बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, आपको पूरा एक चेकलिस्ट को फॉलो करना होता है। अब मेथोडोलॉजी एंड चेकलिस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, प्री चेक होता है, फिर होता है आपका प्रोसेस चेक, फिर होता है आपका पोस्ट चेक। मतलब एक्सकवेशन करने से पहले क्या क्या चेकिंग करने, वो आता है आपका प्री चेक के अंदर। तो यहाँ पे आपको प्री चेक दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, इज द अप्रूव्ड मेथड स्टेटमेंट अवेलेबल एंड वर्क प्लान एज पर द सेम। मतलब जब भी आप कोई काम करते हो ना, इस तरह से आपको पूरा एक मेथड स्टेटमेंट रहेगा। इस तरह से बैकफिलिंग आपको कैसे करना है, ये तो बैकफिलिंग का है। इन द सेम वे आपका एक्सकवेशन का है। तो एक्सकवेशन आपको कैसे करना है, किस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पूरा एक मेथोडोलॉजी रहेगा पूरे कंस्ट्रक्शन साइट में। तो वो आपके पास होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ अप्रूव्ड मेथड स्टेटमेंट अवेलेबल। एंड वर्क को आपको प्लान करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेट्स से एक बड़ा साइट है, लेट्स से उसमें आपको 100 फुटिंग का एक्सकवेशन करने हैं। अब जहां पे आपको मन लगेगा आप एक्सकवेशन नहीं कर पाओगे। तो वी हैव टू प्लान कि कहाँ से हम अपना एक्सकवेशन को स्टार्ट करेंगे। सो दैट डिपेंड्स ऑन आपको प्रोजेक्ट को किस एरिया से आपको हैंड ओवर करना होता है। क्योंकि अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो कभी कभी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लेट्स से इतना बड़ा साइट है, ठीक है, तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे ना ये वाला एरिया फर्स्ट दे देना, ठीक है, दिस एरिया इज माई प्रायोरिटी नंबर 1, लेट्स से दिस एरिया इज माई प्रायोरिटी नंबर 2, एंड फिर ये मेरा प्रायोरिटी नंबर 3 होगा। क्योंकि ये आपका प्रायोरिटी नंबर 1 है, तो डेफिनेटली हमारा जो एक्सकवेशन होगा, जितने भी फुटिंग्स इस वाले एरिया में आ रहे हैं ना, इसका एक्सकवेशन में फर्स्ट स्टार्ट करूंगा, सही है ना। क्योंकि अगर एक्सकवेशन जल्दी होगा तो पीसीसी होगा, पीसीसी होगा तो फिर रिइंफोर्समेंट, फुटिंग, कॉलम, एवरीथिंग विल हैपन। सो दिस विल बी माई प्रायोरिटी नंबर 1। सो दैट इज वाई यहाँ पे लिखा है कि वर्क प्लान एंड एज पर द सेम यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट इज द एरिया टू बी एक्सकवेटेड क्लीन एंड क्लियर ऑफ बुशेस। मतलब जब भी आप एक्सकवेशन करोगे तो बड़े बड़े पेड़, ये सारी चीज होता है। एंड ऑल्सो छोटे मोटे प्लांट सब होते हैं, उसको सही से आपको क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज आर ऑल रिक्वायर्ड इक्विपमेंट अवेलेबल। ऑल रिक्वायर्ड मतलब देखो, अगर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन साइट है तो एंड इफ सॉइल इज गुड, नॉर्मल एक्सकेवेटर काफी होता है। पर इफ यू एनकाउंटर सम रॉक काइंड ऑफ सॉइल, रॉक एंड ऑल, तो इन दैट केस नॉर्मल आपका एक्सकेवेशन एक्सकेवेटर से काम नहीं होगा। इन दैट केस यू रिक्वायर अ ब्रेकर्स एंड ऑल। तो वो सारी चीज जो इक्विपमेंट आपको चाहिए ना, ऑल दोस थिंग्स यू शुड हैव इट ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है। नेक्स्ट इज हैव द एडजेसेंट एरियाज एंड प्रोटेक्टिव सिस्टम बीन इंस्पेक्टेड प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द वर्क। मतलब जब आप एक्सकवेशन करोगे ना, मान लो आसपास वाले एरिया में अगर ऑलरेडी बिल्डिंग हो चुका है, ओके, लेट्स से आसपास वाले एरिया में आपका एक G+3 या G+4 का बिल्डिंग है, ठीक है। एंड आपका जो बिल्डिंग है वो लेटेस्ट से आपका G+10 स्टोरी का बिल्डिंग है, और आपको नीचे एक दो बेसमेंट भी बनाना है। तो डेफिनेटली जब आप बेसमेंट के लिए एक्सकवेशन करोगे, इट विल बी अ डीप एक्सकवेशन। फिर बिकॉज ऑफ दैट एक्सकवेशन बगल वाले स्ट्रक्चर के ऊपर ना कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रॉपर मेथड, प्रॉपर शोरिंग का टेक्निक्स, वो भी आपको, वो सारी चीज आपको अडॉप्ट करना होता है, विच विल बी गिवन इन योर एक्सकवेशन प्लान एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, इनफ, यहाँ तक काफी है। नेक्स्ट इज आपका एमईपी वाले लोग एमईपी का चेक देंगे। फिर होता है आपका प्रोसेस का चेक। प्रोसेस का चेक है जब आप एक्सकवेशन कर रहे हो उस टाइम पे आपको क्या क्या चेक आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट इज ensure the spoil materials and equipment are kept sufficient away from the edge of the excavation। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक्सकवेशन यहाँ पे इस तरह से किया, सही है। जो भी आपका मिट्टी आएगा हम क्या करते हैं, यूजुअली यहीं पे हम उसको स्टोर कर देते हैं, सही है ना। सो दिस शुड नॉट बी डन। तो यूजुअली डिपेंड करेगा, कुछ कुछ ड्राइंग में उन्होंने 1.5 मीटर, 2 मीटर लिखा है। सो बेस्ड ऑन दैट वट एवर इज देयर इन योर मेथोडोलॉजी, एटलीस्ट अगर ये आपका एक्सकवेशन का
साइड से, तो यहाँ से एटलीस्ट 1.5 से 2 मीटर का डिस्टेंस छोड़ के ना, जो भी आपको सॉइल स्टोर करना है आप सॉइल को यहाँ पे स्टोर करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ पे ज्यादा अगर मिट्टी स्टोर करोगे ना, तो आपका जो चांस है ना इधर से अगेन सॉइल गिरने का चांसेस ज्यादा होता है। सो वो आपको देखना होगा। एंड ऑल्सो व्हेन यू आर डूइंग द एक्सकवेशन, मेक श्योर कि आपका जो इक्विपमेंट है, एक्सकवेटर एंड ऑल, उसको थोड़ा यहाँ पे खड़े होकर सब एक्सकवेशन नहीं कराना है। एटलीस्ट सर्टेन डिस्टेंस यू हैव टू लिव एंड फ्रॉम देयर दे हैव टू डू द एक्सकवेशन एंड ऑल। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी चीज आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे देखना होता है, दैट इज रिटन हियर। फाइन। इसके बाद अगेन और भी बहुत सारे पॉइंट्स है। आर द एडुकेट डी वाटरिंग अरेंजमेंट अवेलेबल? एक्चुअली क्या होता है, अगर आपका वाटर टेबल बहुत हाई लेवल पे है, एंड स्पेशली अगर आप एक्सकवेशन रेनी सीजन में करोगे, डेफिनेटली वाटर टेबल ऊपर ऊपर आया होगा। एंड जैसे आप एक्सकवेशन करोगे, there's एवरी चांस यू मे एनकाउंटर लॉट ऑफ वाटर एंड ऑल। फिर जैसे आप वाटर का एनकाउंटर करोगे, आप उसको डी वाटरिंग करोगे, उसके लिए आपके पास पंप, ये सारी चीज होना चाहिए। सो ऑल दिस थिंग्स आर योर प्रोसेस चेकलिस्ट। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, अभी अगेन हर एक पॉइंट है, बट अगेन दैट्स इट, हर एक पॉइंट हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इफ यू गो टू माय कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स, इफ यू गो टू माय कंटेंट, एंड अगर आप हिंदी लैंग्वेज में जाओगे, एंड इफ यू गो टू दिस पार्ट 1, यहाँ पे देखो क्यों किसी का लेक्चर है, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बस मैंने आपको इतना ही पढ़ा दिया। यहाँ पे हमने लगभग कितना हो गया, लगभग 35 मिनट सिर्फ एक्सकवेशन एंड बैकफिलिंग का मेथोडोलॉजी, एक्सकवेशन मेथड एंड एसओपी मैंने यहाँ पे 35 मिनट्स में एक्सप्लेन किया है। उसमें हर एक पॉइंट वन बाय वन विल ट्राई टू कवर, बट हियर इट्स नॉट पॉसिबल। बट या एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया आपको मिला है ना, इतना काफी है। ठीक है, तो एक्सकवेशन का हो गया, सोलिंग नहीं चाहिए। विल गो टू दिस वन, दैट इज अबाउट पीसीसी के बारे में हम देखेंगे। अगेन आपका पीसीसी है, जब आप पीसीसी करोगे ना, उसके लिए क्या मेथोडोलॉजी रहेगा, विल ट्राई टू सी दैट इसके लिए। अगेन सेम थिंग, प्री चेक रहेगा, प्रोसेस रहेगा, पोस्ट रहेगा। अगेन फर्स्ट बाय डिफॉल्ट सारे मेथोडोलॉजी में या सारे चेकलिस्ट में ना, इज द मेथड स्टेटमेंट अवेलेबल, सारे जगह पे रहेगा। नेक्स्ट इज आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट रेकमेंड किया जाता है बाय स्ट्रक्चर इंजीनियर। यूजुअली आपका पीसीसी और लेवलिंग कोर्स के लिए यूजुअली वी गो विद 7.5 या 10, कुछ जगह पे M15 भी यूज किया जाता है। ठीक है, एंड अगेन सारे टूल्स और मशीनरीज अवेलेबल है ना, वो भी आपको देखना पड़ेगा। एंड कभी कभी आपको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट भी करना होता है जब भी आप पीसीसी करोगे। बिफोर द पीसीसी, दैट मीन्स आफ्टर द एक्सकवेशन, हमें पूरा एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना होगा। उसको कैसे करना है ना, उसका पूरा एक अलग सा मेथोडोलॉजी होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज आपको यूजुअली, अगर ये आपका फुटिंग है, अगर आपने एक्सकवेशन किया है, इफ दिस इज एक्सकवेशन, तो आपको इस एक्सकवेशन की हाइट है ना, जो 300 mm की हाइट तक आपको एंटी टर्माइट का सोल्यूशन आपको इस तरह से स्प्रिंकल करना होता है। कितने रेट पे करना है, वो सारी चीज आपके मेथोडोलॉजी में लिखा रहेगा एंटी टर्माइट का। बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डू द एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, सो दैट जो आपके व्हाइट एंड्स आएंगे इन फ्यूचर, उसको हम वहाँ पे अवॉइड करेंगे। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज, हैज द एरिया बीन कॉम्पैक्टेड वेल एंड टेस्ट रिकॉर्ड्स एज पर द स्पेसिफिकेशन? जब भी आप पीसीसी डालोगे, जो भी हमने एक्सकवेशन किया है ना, वो जो नीचे का सरफेस, उसको सही से आपको कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा। यू कैन मेक यूज ऑफ प्लेट कॉम्पैक्टर और मंकी रैमर, एंड उससे हमें प्रॉपर वहाँ पे कॉम्पैक्शन करेंगे, ताकि आपको एक हार्ड स्ट्रेटा मिलेगा। फिर उसके ऊपर आपको पीसीसी लगाना होगा। ठीक है, ये आपका प्री चेक रहेगा। उसके बाद आगे ना आपका प्रोसेस रहेगा। प्रोसेस में आपको डिपेंड करेगा, यहाँ पे आर द पॉलीथीन शीट स्प्रेड, कुछ जगह पे लिखा रहेगा कि आपको पॉलीथीन शीट लगा के करना पड़ेगा, कुछ जगह पे नहीं होता है। एंड आपको उस एरिया को सही से आपको क्लीन करना पड़ेगा। आर द बुल मार्क और हाइट इंडिकेटर्स फिक्स प्रॉपर्ली? बुल मार्क का मतलब है, मान लो अगर मेरा पीसीसी है, एंड ये पीसीसी का जो थिकनेस है 75 mm है, तो हमें क्या करना होता है, ऑफकोर्स एक काम करूंगा, आई शो यू थ्रू प्रैक्टिकल इमेज ओनली, जस्ट होल्ड ऑन। या तो यहाँ पे देखो, हमने पूरा एक्सकेवेशन के लिए, आई मीन पीसीसी के लिए वी हैव डन ऑल द मार्किंग एंड ऑल। तो उसका लेवल पैड का मतलब क्या होता है, अगर मान लो इतने हाइट तक मेरे को पीसीसी करना है, हम यहाँ पे एक एक मार्किंग कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, एंड इस मार्किंग को हम पूरे जगह पे ट्रांसफर करेंगे, एंड जब कॉन्क्रीटिंग करेंगे, विल ट्राई टू मेंटेन ऑल द लेवल। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग, आप यहाँ पे करो। फिर चाहे तो आप इधर से इधर लाइन दूरी लगा के टेप से आप मेजर कर सकते हो कि ऊपर से सारे जगह पे आपको लेट्स से 150 150 150 मिलना है। तो सारे जगह पे विल चेक इट डायगनल, यू वांट यू कैन चेक फ्रॉम बोथ द साइड। दिस इज कॉल्ड एज बुल मार्क। नहीं तो आप इसके ऊपर भी यहाँ पे आप मार्किंग कर सकते हो। यू कैन डू वेर एवर यू वॉन्ट टू डू इट। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है ना? आर द फॉर्म ऑफ डायमेंशन एंड सपोर्ट्स प्रॉपर? जैसे यहाँ पे देखो, ये हमने पूरा सपोर्ट दिया है, तो इसको हमने देखो सही से सपोर्ट इधर दिया है, समझ में आ रहा है, ताकि जब कॉन्क्रीट डालूंगा, व्हेन आई pour द कॉन्क्रीट, इट विल नॉट टिल्ट हियर एंड देयर। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स। तो ये सारी चीज चेकलिस्ट होते, बेस्ड ऑन दैट यू आर सपोज टू डू। नेक्स्ट इज, आपको क्या याद होना चाहिए, जब भी आप पीसीसी डालोगे, उसके बाद आपको सही से क्यूरिंग करना है। मिनिमम
जो भी आरसीसी बिल्डिंग है ना, 7 days ऑफ क्यूरिंग इज मिनिमम यू आर सपोज टू डू। इन केस ऑफ पीपीसी सीमेंट है ना, 10 days तक आप कर सकते हो। एंड जो आपका फाइनल लेवल होता है ना पीसीसी का, +or -3 mm तक अलाउड है, यहाँ पे लिखा है इज अ लेवल अचीव्ड विद +or -3 mm आपको अलाउ किया जाता है। सो ये सारी चीज आपको करना होगा। अगेन बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, बट अगेन विल नॉट ट्राई टू कवर एवरीथिंग, ऊपर ऊपर पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पीसीसी का हो गया। आफ्टर पीसीसी आरसीसी का भी सेम ही रहेगा, विल नॉट गेट इनटू द आरसीसी पार्ट। ओनली द थिंग इज जब आप आरसीसी का करोगे ना, बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए। ये पूरा मेथोडोलॉजी रहेगा, वट एवर आई हैव एक्सप्लेन इट हियर, ये पूरा उसका मेथोडोलॉजी रहेगा। एंड ये सारी चीज उसका चेकलिस्ट आपको देखना पड़ेगा। पोर प्लान देखो, यहाँ पे सब कुछ लिखा है मैंने। फर्स्ट आपको पोर प्लान रेडी करना होगा। पोर प्लान का मतलब है आप कहाँ से पोरिंग करोगे। ठीक है, पोर प्लान का मतलब है फ्रॉम विच साइड यू आर गोइंग टू स्टार्ट। जैसे इन लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये पूरा मेरा पोर प्लान रहेगा। फर्स्ट इसका पोरिंग करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे। तो ये सारे आपका पोर प्लान रहेगा। सो दो थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। एंड अगर आपको कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट देना है, देन यू हैव टू प्लान फॉर द कंस्ट्रक्शन जॉइंट। जैसे यहाँ पे देखो, इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट दिया है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट मतलब ये पूरा स्लैब इनको एक दिन में कास्टिंग नहीं कर पाएंगे, तो दे आर गोइंग टू डू कास्टिंग ओनली अप टू हियर टुडे। जब कल आएंगे दोबारा, इस पूरे जॉइंट को मैं सही से ट्रीट करना पड़ेगा। जो भी लूज मटेरियल है, उस लूज मटेरियल्स को निकाल के नाइटो बॉन्ड एक केमिकल आता है, यू हैव टू अप्लाई द नाइटो बॉन्ड केमिकल। एंड विद इन 3 आवर्स यू हैव टू पोर द नेक्स्ट न्यू कॉन्क्रीट और फ्रेश कॉन्क्रीट, ताकि इन दोनों कॉन्क्रीट के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बना रहेगा। अगेन वो पूरा मेथोडोलॉजी में लिखा रहेगा। एंड इस तरह से आप अलग अलग स्टॉपर को यूज कर, ये सारे आपके स्टॉपर है। अगर आप रिटेनिंग वॉल बना रहे हो तो दिस इज अ स्टॉपर, ताकि ये पूरा कंक्रीटिंग आज यहाँ तक खत्म हो जाएगा, फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अगेन ये सारे चीज कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइंट कैसे देना है, कितने हाइट पे देना है, कितने लेंथ पे देना है, आपके ड्राइंग में मेंशन किया जाता है। तो ये सारे आपके कंस्ट्रक्शन जॉइंट है कॉलम के लिए, और ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट है आपके स्लैब और बीम के लिए है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट यू आर सपोज टू डू द कंस्ट्रक्शन जॉइंट। बाकी ये सब नहीं चाहिए, विल नॉट कवर ऑल दोज थिंग्स। या नेक्स्ट, ये पूरा उसका चेकलिस्ट है, ये आरएमसी का चेकलिस्ट है, रेडी मिक्स कंक्रीट का ये पूरा चेकलिस्ट है। ठीक है, अगेन प्री चेक रहेगा, पोस्ट चेक रहेगा। प्री चेक में क्या होगा, सही से आपको मिक्स डिजाइन करना पड़ेगा। अगेन उसके लिए वी हैव IS 13, कितना है वो, IS 10262 2019 का कोड बुक है। उसमें पूरा मिक्स डिजाइन कैसे करना है एक्सप्लेन किया है। सो बेस्ड ऑन दैट आरएमसी वाले लोग, या आपके अगर साइड पे कोई मिक्स डिजाइन करने वाले लोग हैं, वो सारे चीज करेंगे। उसके बाद आपको जब आप कंक्रीटिंग करोगे, आपको क्यूब्स लेना पड़ेगा। 3-3 क्यूब आप ले जी, 3-3 मतलब 6 क्यूब आप ले सकते हो। ठीक है, या तो 3 क्यूब आपके 7 डेज के लिए रहेगा, फिर 3 क्यूब्स आपके 28 डेज के लिए रहेगा। ठीक है ना, वो आपको देखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 7 और 28 डेज लिखा है। एंड दैट्स इट। एंड फिर ये आपके पूरे आईएस कोड में दिया है ये सारी चीज, आपको कितना मिनिमम सीमेंट कितना रखना चाहिए, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो कितना चाहिए, मिनिमम ग्रेड कितना यूज करना है, ये आपके IS 456 में लिखा है। बेस्ड ऑन दैट द रिटर्न इट हियर। अगर आपका माइल्ड एक्सपोजर है तो मिनिमम आपको M20 ग्रेड यूज करना है। मॉडरेट एक्सपोजर होगा तो मिनिमम M25 रहेगा। सीवियर के लिए M30 होगा। एंड वेरी सीवियर के लिए M35, एक्सट्रीम के लिए M40। नॉर्मल जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं डिपेंड करेगा, इट वी यूजुअली गो विद M25 and all, considering the moderate environment and all. And in that case आपको मिनिमम सीमेंट 300 kg, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा हो सकता है, ये मिनिमम है। एंड वाटर सीमेंट रेशियो मैक्सिमम होता है 0.5। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट ये सारी चीज आपको मिक्स डिजाइन में लेके आपको मिक्स डिजाइन करना होता है। ठीक है ना, चलो, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसके बारे में, विच इज दैट आरएमसी। फिर इसके बाद अगेन ये सारे आपके पोर कार्ड, जैसे मैंने पीसीसी का समझाए, वैसे ही आपका आरसीसी के लिए रहेगा। अगेन प्री चेक प्रोसेस चेक रहेगा। एंड फिर ये आपका पूरा कंक्रीट का पोस्ट चेकिंग रहेगा। पोस्ट चेकिंग में आपको ये सारी चीज देखना है कि आपका क्यूरिंग कौन सा मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल पॉन्डिंग है, पॉन्डिंग एंड ऑल स्पेशली हम स्लैब में यूज करेंगे। स्प्रेइंग एंड ऑल यूजुअली वी गो विथ लेट्स से प्लास्टरिंग वर्क एंड ऑल, हम स्प्रेइंग में जाएंगे। एंड ऑल्सो इवन अप या दैट्स इट, अपार्ट फ्रॉम दैट या बीम के लिए आप स्प्रेइंग जा सकते हो। बाकी कॉलम एंड ऑल हम इस तरह से यूज, हम हेजन क्लॉथ को यूज करके उसको रैप करके हम क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग कंपाउंड एंड ऑल डिपेंड करेगा, अगर स्केर्सिटी ऑफ वाटर है और अगर आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है कि नहीं क्यूरिंग कंपाउंड यूज करके हमें क्यूरिंग करना है, तो विल यूज अ क्यूरिंग कंपाउंड एंड ऑल। एंड मिनिमम अगेन 7 डेज ऑफ क्यूरिंग शुड बी डन। तो क्यूरिंग कब से स्टार्ट करोगे, कब तक हो रहा है। अगर आपके कॉन्क्रीटिंग में कोई हनीकॉम्ब से, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। माइनर माइनर डिफेक्ट, मेजर डिफेक्ट, ऑल दिस थिंग्स आर सपोज टू राइट। तो ये सारे आपके चेकलिस्ट रहेगा कॉन्क्रीट पोस्ट चेकिंग के लिए। ठीक है, अगेन बहुत सारे पॉइंट्स है, ऑफ कोर्स विल नॉट ट्राई टू कवर एवरीथिंग। हाँ, अगेन जब आप, ये आपका कॉन्क्रीट बूम प्लेसर होता है, जब बूम प्लेसिंग करोगे आप,
ऐसा नहीं कि जहाँ पे आपको मन लगेगा वहां से आप इसका पोरिंग नहीं कर पाओगे। सो एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू डू द कॉन्क्रीटिंग विच इज वेरी क्लोज टू योर स्लैब सेंटरिंग, ताकि ज्यादा प्रेशर नहीं गिरेगा। क्योंकि आप अगर यहाँ से पोरिंग करोगे ना, इट विल पुट अ ग्रेट इफेक्ट, बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा। बिकॉज ऑफ दैट योर सपोर्ट एंड ऑल में सेटल एंड ऑल। तो इसलिए जब आप बूम प्लेसिंग करोगे, मेक श्योर कि इट इज वेरी क्लोज टू द कॉन्क्रीट सर्फेस हियर, आई मीन द स्लैब सेंटरिंग। एंड दैट्स इट, दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके लिए एक रेशियो भी है कि अगर आप इतने हाइट से डाल रहे हो तो कहाँ तक जाने। विल नॉट एक्सप्लेन दैट हियर, एक्सप्लेन इन माई कोर्स एनरोल इन द कोर्स कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी। वहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि अगर आप 1 मीटर डिस्टेंस तक जाओगे कितने हाइट तक आप बोरिंग कर सकते हो, दैट इज मेंशनड। ठीक है, फाइन। तो अगेन ये सारे आपके अलग अलग बूम प्लेसर रहेंगे। सो बेस्ड ऑन द बूम प्लेसर विल ट्राई टू डू दैट। ये सारे फिनिशिंग होता है। कभी भी याद रखना, जब आप कंक्रीटिंग डालोगे ना, कुछ टाइम के बाद आप फिनिशिंग करो। ऐसा नहीं कि तुरंत फिनिशिंग करोगे तो देयर इज एवरी चांस क्रैक्स एंड ऑल में अपीयर, दैट इज अ प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स। सो एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू डू लेट फिनिशिंग एंड ऑल, सो दैट जो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स आएंगे ना, यू कैन अवॉइड ऑल दोस थिंग्स। अगेन ये सारे आपके चेयर्स होते हैं। जब आप कंक्रीट को प्लेस करोगे, पाइपलाइन होगा तो पाइपलाइन को हम इस तरह से प्लेसिंग करेंगे। ये सारे आपके चेयर्स होते हैं ताकि आप कंक्रीट के पाइपलाइन उसके ऊपर लगा के यू कैन डू द कंक्रीटिंग एंड ऑल। ठीक है, फाइन। या सो मेनी पॉइंट्स आई ट्राई टू कवर। बाकी अगेन ये आपके बाइंडिंग वायर्स रहेंगे। अगेन बाइंडिंग वायर का भी कुछ गेज होता है जो आपके आईएस कोड में लिखा है। सो इफ यू गो टू कोड दिस थिंग 7.2 क्लॉज, दैट इज IS 280, यहाँ पे लिखा है कि आपका जो बाइंडिंग वायर का साइज है ना, मिनिमम 0.90 SWG, मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज लिखा रहेगा, विच इज अनिल्ड बाइंडिंग वायर। ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन है। फिर आपका जो डायमीटर है मार्केट में 0.7 mm से लेके 1.6 mm तक अवेलेबल रहेगा। बाइंडिंग वायर जनरली वी गो विद 16 और 18 गेज फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क, तो उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये सारे बाइंडिंग वायर है। एंड आपका गेज होता है, जो अभी मैं गेज बता रहा हूँ ना, 16 और 18 गेज, तो आपको इस तरह से इसके अंदर डाल के देखना पड़ेगा वेदर इट इज पासिंग और नॉट। तो इस तरह से आपका स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। यहाँ से हम इसको देखेंगे कि बाइंडिंग वायर कौन सा गेज का आप अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करो। जैसे इसका नंबर बढ़ेगा ना, साइज कम होगा। जैसे अगर मैं बोलूंगा 32 डाया, तो 32 मतलब क्या दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, इतना छोटा है आपका बाइंडिंग वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना ही छोटा है ये, बहुत ही पतला वाला बाइंडिंग वायर, 32 गेज वाला। ठीक है, फाइन। एंड उसके लिए आपको MTC मिलेगा, दैट इज मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट। उस मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट में आपको सब कुछ नॉलेज मिल जाएगा कि उसका डायमीटर कितना है, एरिया कितना है, पीक लोड बाय अल्टीमेट लोड कितना है। एंड ओनली देन वंस इट इज अप्रूव्ड ओनली वी आर गोइंग टू यूज इट। तो यहाँ पे देखो, सैंपल के लिए इन्होंने 18 स्टैंडर्ड वायर गेज यहाँ पे यूज किया है। ओके, फाइन। बस अगेन और भी बहुत सारी चीजें, विल नॉट गेट इनटू एवरीथिंग। ये पूरा आपका एंटी टर्माइट का है जो मैं आपको एक्सप्लेन किया था, बट एंटी टर्माइट नॉट नीडेड। बस ये सर आपके व्हाइट एंड्स होते हैं, दिस आर योर व्हाइट एंड्स। तो हम उसको विल ट्राई टू व्हाट यू कॉल किल दोज व्हाइट एंड्स, सो दैट आगे जाके ना इट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड ऑल। एंड उसके लिए पूरा एक QC चार्ट रहेगा। QC चार्ट विल नॉट नहीं चाहिए, ये पूरा चीज में QC चार्ट में हर एक चीज लिखा है कि आपको अ, किस तरह से काम करना है कंस्ट्रक्शन साइट पे, कहाँ कहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करना है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड है। जैसे अगर आप एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करोगे तो आपको कहाँ पे करना है, कैसे एप्लीकेशन करना है, कौन सा कोड बुक में क्या लिखा है, वो होल का डायमीटर कितने पे रखना है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना रखना है, एंड कौन सा लिक्विड आपको यूज करना है, एवरीथिंग इज रिटन इन द QC चार्ट एंड ऑल। तो वो आपको अगेन यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, या तो इस तरह से हमें करना होता है। ये यूजुअली हम बैक फिलिंग, जब आप प्लिंथ लेवल पे बैक फिलिंग करोगे ना, तब आपको ऐसा करना होगा। इस तरह से आपको, इफ दिस कैन बी केप्ट एट लाइक 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यू कैन कीप। एंड फिर इस तरह से आपको यू हैव टू फिल द लिक्विड इनटू द होल्स एंड ऑल। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मवर्क एंड ऑल। फॉर्मवर्क बाय डिफॉल्ट यू नो, अगेन उसमें बहुत सारी चीजें, विल नॉट गेट इनटू एवरीथिंग। या ये अगेन उसका चेकलिस्ट रहेगा फॉर्मवर्क के लिए। क्या क्या देखोगे आप फॉर्मवर्क में, और जब भी आप फॉर्मवर्क लगाते हो ना, दोनों शटरिंग के बीच में जो गैप है ना, यू हैव टू ट्राई टू कवर दैट गैप, आपको उसको फिल करना पड़ेगा। एंड जहां जहां अगर आपको शिकंजा, मतलब MS क्लैम्प्स जहां पे भी आपको देना है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बीम सेंटर, आपको वहां पे शिकंजा यूज करना पड़ेगा, टाई रॉड को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना होगा। एंड यहाँ पे पूरा चेकलिस्ट है। कॉलम के लिए चेकलिस्ट फॉलो करना है, बीम के लिए इसको फॉलो करना है, स्लैब और फॉर्मवर्क के लिए आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस इज योर टाई रॉड। तो ये आपका टाई रॉड होता है, स्पेशली बीम्स एंड ऑल विल ट्राई टू यूज दिस पर्टिकुलर टाई रॉड। ठीक है, या तो ये सारे आपके टाई रॉड्स हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपका 16 डायमीटर का टाई रॉड होता है यूजुअली। सो दिस वन यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ठीक है, या एंड नेक्स्ट आएगा हमारा ब्लॉक वर्क। अगेन ब्लॉक वर्क में बहुत सारी चीजें होते हैं। अगेन ब्लॉक वर्क के लिए जो कोड बुक है, दैट इज IS 2185,
IS 2572, ये दो कोड बुक है आपका ब्लॉक वर्क के लिए। तो ब्लॉक में अलग अलग टाइप्स के ब्लॉक्स आते हैं। जब भी कंस्ट्रक्शन साइट पे ब्लॉक आते हैं ना, आपको उसका लेंथ मेजरमेंट करना आना चाहिए, ब्रेड्थ मेजरमेंट करना है और डेप्थ मेजरमेंट करना है। ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे वेरिएशन दिया है। द लेंथ में जो वेरिएशन है ना, +or- 5 mm तक अलाउड है। और हाइट और विड्थ में जो वेरिएशन अलाउड है वो है +or- 3 mm। ये सब कहाँ पे लिखा है? डाउनलोड दिस कोड बुक IS 2185 पार्ट 1। यहाँ पे सारी चीज लिखा है। सो बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू डू द एग्जीक्यूशन ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। फिर ये सारे आपके अलग अलग जो ब्लॉक है उसका लेंथ अवेलेबल है, 400 mm, 500 mm और 600 mm। सो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट यू कैन गो विथ 200 mm, मतलब 8 इंच का वॉल आएगा। और जहाँ पे भी आपके 4 इंच के वॉल आएंगे, स्पेशली फॉर द बाथरूम एरिया एंड ऑल, विल गो विद 100 mm का ब्लॉक। ठीक है, फाइन। अगेन ये सारी चीज आपके कोड बुक में लिखा है कि मिनिमम अगर आप सॉलिड लोड बेरिंग यूनिट अगर आप यूज करोगे ना, इसका जो डेंसिटी होगा नॉट लेस देन 1800 kg/cubic मीटर होता है। एंड या ये आपका मिनिमम 5 N/mm² और मिनिमम 4 N/mm² का स्ट्रेंथ आपके ब्लॉक में आपको अचीव करना होगा। ठीक है। या या फिर उसके पूरे मेथोडोलॉजी रहेगा, ऑल दिस आर द मेथोडोलॉजी फॉर द ब्लॉक वर्क एंड ऑल। एंड एवरी ये फर्स्ट आप इससे से ब्लॉक को अरेंज करोगे। अरेंज करने के बाद आपको पूरा डायमेंशन चेक करना पड़ेगा। पूरा डायमेंशन चेक करने के बाद आर्किटेक्ट के अप्रूवल होने के बाद नेक्स्ट वी विल गो फॉर द नेक्स्ट कोर्स एंड ऑल। ठीक है। यू कॉल दिस एज अ चाप काम ऑल्सो। ठीक है। या आप इसको बेस कोर्स भी बुला सकते हो, ताकि अगर ये बेस कोर्स आपका सही है तो अगले वाले जो लेयर है वो सही से आ जाएंगे। एंड आफ्टर एवरी 1 और 1.2 मीटर आपको इस तरह से एक RCC बैंड को लगाना होता है, जिसमें आपको 8-10 mm का सरिया आप लगा के इस तरह से आप RCC का बैंड लगा सकते हो। ठीक है। या हाँ, नेक्स्ट इज आपको जब भी आप ये वाला काम करोगे, दैट इज बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर प्लास्टरिंग वर्क एंड ऑल, जहाँ जहाँ आपके दो डिफरेंट मटेरियल है, जैसे यहाँ पे ब्लॉक वर्क है और यहाँ पे आपका RCC का कॉलम है, तो उनके बीच में जो गैप रहेगा ना, इस तरह से इसको आपको इस तरह से अर्पिता मेश या चिकन मेश लगा के उसको पूरा फिनिशिंग करना पड़ेगा, ताकि यहाँ से जो भी क्रैक्स आएंगे ना, यू आर गोइंग टू अवॉइड ऑल दोस क्रैक्स एंड ऑल। तो दैट थिंग यू शुड हैव इन योर माइंड एंड ऑल। ठीक है। तो ये पूरा इसका हो गया, विच इज दैट बिफोर द प्लास्टरिंग ये सारे चेकलिस्ट रहेंगे, वो आपको चेक करना आना चाहिए। ठीक है। या दैट्स इट। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। विल हैव टू अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। या ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मास कंक्रीटिंग। आई थिंक मास कंक्रीटिंग का मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन करके रखा था। जब भी आप ह्यूज अमाउंट ऑफ कंक्रीट को पोर करोगे ना, वी कॉल दैट इज अ मास कंक्रीटिंग। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ स्लैब और इट कैन बी इवन फॉर द फुटिंग। यूजुअली फुटिंग, स्पेशली जब आप राफ्ट फाउंडेशन यूज करोगे ना, वहां पे आपका मास कंक्रीटिंग होता है। तो मास कंक्रीटिंग में यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो पीक टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाना है। और जो आपका डिफरेंशियल टेम्परेचर है, जो आपका कोर और सरफेस का जो टेम्परेचर है, एज फार एज पॉसिबल विल ट्राई टू कीप इट बिलो 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। टू अवॉइड द थर्मल क्रैकिंग एंड ऑल। एंड उसके लिए अगेन ये सारे आपके मेथड्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। उसमें आपको सीमेंट का कंटेंट कम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे सीमेंट का कंटेंट ज्यादा रहेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा रहेगा। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा, देन अगेन टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। तो पूरे मास कंक्रीटिंग में वी हैव टू ट्राई टू कंट्रोल द टेम्परेचर। उसके लिए वी कैन यूज विथ GGBS, दैट इज SCM। वी कैन यूज GGBS, फ्लाई ऐश एंड ऑल। एंड हम अपने सीमेंट का कंटेंट को कम कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको करना होता है मास कंक्रीटिंग में। उसका मिक्स डिजाइन भी उसी के हिसाब से आपको करना होगा। एंड जो भी एग्रीगेट आप यूज करोगे, दैट इज फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, उसका टेम्परेचर भी आपको कम करना होगा। तो दैट यू कैन डू बाय स्टोरिंग देम इन अ कोल्ड एरिया, आई मीन सॉरी, इन अ कूल एरिया। उसको सही से ऊपर से टेंट लगा के आप स्टोर कर सकते हो। एंड थोड़ा सा उसके ऊपर आप पानी का स्प्रिंकल कर सकते हो। दैट ऑल्सो कैन बी डन। एंड सेकेंड इज, इंस्टेड ऑफ वाटर यू कैन यूज आइस एंड ऑल। तो आइस यूज करोगे तो व्हाट विल हैपन इज, अगेन आपका पूरा कंक्रीट का टेम्परेचर कम रहेगा। सो अगेन विद द हेल्प ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू इज, जब आप कंक्रीट को प्लेस करोगे ना, आपका प्लेसिंग टेम्परेचर कम रहेगा। अगर प्लेसिंग टेम्परेचर ही कम है, देन वो जो डिफरेंशियल टेम्परेचर मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल, यूजुअली इट विल नॉट हैपन। उसको मेजर करने के लिए आपको थर्मोकपल लगाना होता है, एक ऊपर, एक मिडल और एक नीचे। तो इस तरह से आपको थर्मोकपल लगा के यू हैव टू मेजर कि उसका टेम्परेचर कितना आ रहा है। लिक्विड नाइट्रोजन ऑल्सो कैन बी यूज, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो यूजुअली वी डोंट गो विद लिक्विड नाइट्रोजन एंड ऑल, वी यूजुअली गो विद आइस एंड ऑल। ठीक है, फाइन। तो ये सारे इस तरह से आपको एक मॉकअप बनाना होता है। तो मॉकअप में हम इस तरह से थर्मोकपल को इंस्टॉल करेंगे। एंड देन विल ट्राई टू सी द टेम्परेचर ऑफ दिस। इस तरह से हमें टेम्परेचर को मॉनिटर करना होता है। ठीक है। अगेन ये सब मास कॉन्क्रीटिंग करने के लिए, ये सारी चीज करने के लिए अलग अलग एजेंसीज होते हैं, दे विल कम एंड डू ऑल द मॉकअप एंड ऑल दोस थिंग्स।
बट या जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करोगे ना, देन डेफिनेटली यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट मास कंक्रीट। ये सारे मास कंक्रीटिंग है, ये हमारा टेम्परेचर है, मतलब ये पूरा डेटा है कि कितना टेम्परेचर अभी आ रहा है, मिडल में कितना है, टॉप में कितना है। ऑल दोस थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट। एंड एज फार एज पॉसिबल जब भी आप मास कंक्रीटिंग करते हो ना, जितना होगा आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन कम करना होता है, मतलब वो जो लॉस होता है, तो उसके लिए आपको ऊपर से जैसे टेंटिंग का काम करना पड़ेगा, ताकि वट एवर सनलाइट आएगा ना, दैट विल नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द कॉन्क्रीट। एंड कॉन्क्रीट के ऊपर हम इस तरह से पूरा कवर करके रखेंगे। वी कैन यूज थर्माकोल बोर्ड्स एंड टारपोलिन शीट सब हम लगा के रख सकते हैं, ताकि यहाँ से कोई हीट यहाँ से लॉस नहीं होगा, एंड जो डिफरेंशियल टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रिकॉशंस यू आर सपोज टू टेक एंड ऑल। एंड उसके लिए again आपके पास पूरा पोर प्लान होता है। पोर प्लान मतलब आपको कंक्रीट कहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट कहाँ तक जाना है, तो वो सारी चीज आपको पोर प्लान देखना होता है। सो बेस्ड ऑन द पोर प्लान विल डिसाइड कि कितना नंबर ऑफ बैचिंग प्लांट, कहाँ कितने जगह से हमारा कंक्रीट आ रहा है, कितना ट्रांजिट मिक्सर चाहिए। तो अगर इतना बड़ा कंक्रीटिंग है तो कितने घंटे में हम उसको फिनिश कर सकते हैं, वो सारी चीज हम पोर प्लान बना के रखते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर सपोज टू डू द मास कंक्रीटिंग। तो मास कंक्रीटिंग सब ना 20 घंटे, 25-30 घंटे के कंक्रीटिंग होता है, कंटिन्यूस कंक्रीटिंग होते हैं, जिसमें आपको 5,000 क्यूबिक मीटर, 7,000 क्यूबिक मीटर, 8,000, 9,000 क्यूबिक मीटर का पूरा कंक्रीट लगेगा उसमें। ठीक है, या सो दैट्स इट। आई थिंक मैक्सिमम चीजें मैंने कवर किया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट अगेन ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम एवरीथिंग कवर नहीं कर सकते। बट मैं आपको बता दूंगा, इफ यू फील कि कंटेंट अभी तक अच्छा है, मैं आपको पूरा एक बार सिलेबस दिखा दूंगा, QA QC वाला कोर्स है, पूरा QA QC का है। जो अभी मैं आपको मास कंक्रीटिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोज थिंग्स आई एक्सप्लेन इट हियर। मास कंक्रीटिंग, एंटी टर्माइट, फॉर्मर कट चेकलिस्ट क्या होगा, प्लाईवुड का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट आएंगे हम फिनिशिंग की तरफ। तो या फिनिशिंग में विल स्टार्ट विद ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क। फिर उसके बाद मैंने आपको प्लास्टरिंग का QC चार्ट, इंटरनल प्लास्टरिंग, एक्सटर्नल प्लास्टरिंग, जिप्सम प्लास्टरिंग, इंटरनल प्लास्टरिंग, ठीक है, एक्सटर्नल प्लास्टरिंग, QC चार्ट, टाइलिंग वर्क, वॉल टाइलिंग, ग्रेनाइट, मार्बल लेइंग, ये सारी चीज यहाँ पे कवर किया है। ये कवर करने के बाद और भी बहुत सारी चीज है। मैंने यहाँ पे गुड एंड बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको कैसे काम करना है, ये सारी चीज हमने यहाँ पे गुड एंड बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में किया है। फिर आता आपका QA QC का डॉक्यूमेंट्स, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान क्या होते हैं, ITP क्या होते हैं, होल्ड पॉइंट, विटनेस पॉइंट क्या होता है, RFI क्या होता है, IR क्या होता है, व्हाट इज MIR, व्हाट इज MTC, व्हाट इज NCR, व्हाट इज कैलिब्रेशन रिपोर्ट। वो सारी चीज है मेरे यहाँ पे, बट अगेन विल नॉट गो फॉर एवरीथिंग। इट्स ना इतना इजी नहीं होगा पूरा कवर करने के लिए। तो वो सारी चीज मैंने यहाँ पे कवर करके दिया है। ये सारे आपके डूस एंड डोंट्स होते हैं, क्या क्या डूस एंड डोंट्स रहेंगे। फिर आपका इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान क्या होता है, उसका यूज क्या है। उसके बाद आपका क्या क्या या ये सारे आपके इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान रहेगा, ठीक है ना। एंड इसके बाद RFI क्या होता है, WIR क्या होता है, FIR क्या होता है, दोस थिंग्स आई एक्सप्लेन। एंड फिर आपका पूरा ये सैंपल MAR क्या होता है, किस तरह से उसको बनाना होता है MAR, वो सारी चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फिर MTC मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, क्या क्या आपको चेक करना होता है, कैलिब्रेशन रिपोर्ट क्या होता है, फिर आपका नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट क्या होता है, उसका फॉर्मेट कैसे रहेगा, क्या क्या टेस्टिंग, आप क्या क्या इक्विपमेंट्स आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे होने चाहिए, साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट क्या होता है, और उसके क्या क्या फॉर्मेट रहेंगे, AC ब्लॉक के लिए क्या क्या चेकिंग करोगे, कितना चेकिंग करना है, वो सारी चीज मैंने यहाँ पे कवर करके रखा है। वो चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। IS कोड बुक क्या क्या है, क्वालिटी पार्क एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ओके, CPWD का एक QA QC का मैनुअल, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसमें और भी बहुत सारे वीडियोस ऐड हो जाएंगे। मिसलेनियस टॉपिक्स पे मैंने आपको फ्लोरिंग कवर करके दिया है। फ्लोरिंग के बाद यहाँ पे पूरे लैब के टेस्ट अभी तक मैंने ऐड नहीं किया, अभी ऐड हो जाएगा कुछ दिन के बाद। मे बी बाय द एंड ऑफ February में इसको ऐड कर दूंगा। सिर्फ सीमेंट का टेस्टिंग ऐड किया है, इसमें जितने भी है फाइनेंस टेस्ट हो जाएगा, ट्यूब टेस्टिंग कैसे करना है, NDT के कुछ टेस्ट होते हैं, वो सारी चीज मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वो सारी चीज जैसे जैसे मैं कंटेंट को अपग्रेड करूंगा, सारी चीज आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा QA QC का मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो डेफिनेटली डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। एंड ये ऑफर अगले 2 से 3 दिन तक रहेगा, देन अगेन इट विल गो बैक टू द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 15,000। अगर आप अभी लोगे, आपको लगभग 6,000 का डिस्काउंट मिलेगा। एंड 15,000 के बाद दोबारा यूल नेवर गेट दिस ऑफर अगेन, फिर आपको अगले साल वेट करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली इफ यू रियली इंटरेस्टेड, इफ यू फीलिंग द कंटेंट इज गुड, एंड ये सारी चीज आपको नॉलेज गेन करके अपग्रेड करने, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, देखो ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है जिन्होंने हमारे कोर्स में एनरोलमेंट किया था। यू कैन चेक आउट द रिव्यूज ऑल्सो। सर मैंने बहुत से कोर्सेज लिया, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट। ही हैड एनरोल्ड इन माय कंस्ट्रक्शन मास्टरी कोर्स। उसको PSP प्रोजेक्ट में जॉब मिला थी, इज अ फ्रेशर, 4.2 लाख का पैकेज इसको मिला है। एंड दिस गाय गॉट अराउंड 7 लाख का पैकेज इन MNC कंपनी, ठीक है। एंड ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, यू कैन चेक आउट ऑल द रिव्यूज जिन्होंने कोर्स में एनरोलमेंट किया है।
इसने ही गॉट अ वर्क एज ही गॉट अ जॉब एज अ क्वांटिटी सर्वेयर, जॉब इन पुणे उसको मिला है, ठीक है। एंड ये सारी चीज आप देख सकते हो, ग्रेट कोर्स और नेक्स्ट लेवल कोर्स, ईच एंड एवरी प्रोसेस हैज बीन एक्सप्लेन्ड। सो ऑल दिस रिव्यूज यू कैन चेक आउट। ही आल्सो गॉट जॉब इन केसी इंटरनेशनल। तो ओके, ये सारी चीज आप रिव्यूज को चेक करिए। एंड फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स, ये सारे उनका रिव्यूज हैं, and they are able to do the site execution. One guy got job in Saudi Arabia in his very first interview, okay? And all these other reviews what you can check out. He's working in DRDO. He had suggested many students to enroll in my construction manager mastery course. You can check out, this is a guy working in Dubai, okay? ठीक है ना? तो इस तरह से सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, यू कैन चेक आउट ऑल द रिव्यूज, सो दैट वट एवर इन्वेस्टमेंट आप मेरे कोर्स में करोगे ना, यू डोंट हैव टू वरी, इट इज गोइंग इन द राइट प्लेटफॉर्म, एंड you're going to get a 10x का return. Only the thing is, it won't be there for lifelong ये offer. Next 2 to 3 days ऑफर रहेगा, then it will be closed permanently, so that आपको फिर 45% का डिस्काउंट सब नहीं मिलेगा. We have to buy it at the original price of 15,000. So that's it. And अगले lecture will try to cover on the PB structure, pre-engineered building. So I'll see you back in the next lecture. Thank you.